कोई पोक किया था तभी जाके एग्रेसिव हुआ है, पहले से तो एग्रेसिवनेस नहीं दिखाता है इंडिया। महात्मा गांधी का 3 बंदर जैसा बैठे रहो, ना देखो, ना सुनो, ना बोलो। प्रधानमंत्री को वहां पर डुबो के मार देते तो आज श्रीलंका का ऐसा कंडीशन नहीं होता। ड्रैगन तो मुंह फाड़ के बैठी थी, बस घुसने का इंतजार था। नमस्कार। खुद का पैरों में कुल्हाड़ी कैसे मारना है, ये हमें श्रीलंका से सीखना चाहिए। श्रीलंका की हालत अभी बद से बदतर हालत में है। वहां पर लोगों के पास अगर पैसे हैं तो खाने के लिए खाना नहीं है, पीने के लिए पानी नहीं है, इलेक्ट्रिसिटी सप्लाई 8-8 घंटे 10-10 घंटे नहीं रह रही है, रहने के लिए छत नहीं है, बच्चे मर रहे हैं, लोग मर रहे हैं। ऐसा लग रहा है कि श्रीलंका का कंट्री पूरा बंद होने वाला है। लेकिन ये स्थिति जो श्रीलंका के साथ आज हो रही है, ये श्रीलंका के साथ कोई नया बात नहीं है। अनगिनत बार ऐसा स्थिति श्रीलंका फेस कर चुकी है, लेकिन उन लोगों को ये बात समझ में नहीं आता है कि कैसे कंट्री को आगे लेके जाए। प्रधानमंत्री बनना है हर किसी को, प्रेसिडेंट बनना है हर किसी को, स्पेशली महिंद्रा राजपक्सा, उन्होंने तो देश को मतलब बर्बाद करके रख दिया है। देश को आगे ले जाना तो छोड़िए, देश को पीछे ढकेल रहे हैं। इतना पीछे ढकेल दिए हैं कि अभी 2 से 3 दिन का उन लोगों के पास खाना बचा होगा, और पैसा भी नहीं है कि वो बाहर देश से कुछ खाना ला के अपने देश में ला सके और लोगों को दे सके खाने के लिए। अभी वो भीख मांग रहे हैं हर देश के पास जा जाकर। तो आइए आज हम लोग जानते हैं कि ऐसा स्थिति जो आज श्रीलंका के साथ है, वो श्रीलंका के साथ हुआ कैसे। श्रीलंका खुद का जिम्मेदार खुद कैसे है। 1948 में जब श्रीलंका को आज़ादी मिला तो उस टाइम श्रीलंका के पास 2 बहुत बड़ी चुनौतियां थी। पहला चुनौती कि एग्रीकल्चरल लैंड से उनको इंडस्ट्रियल लैंड होना था, खेती बाड़ी से एक्सपेंड होके और बहुत सारा सेक्टर में घुसना था, आईटी हो गया, टेक्नोलॉजी हो गया। तो उस टाइम कंडीशन कुछ ऐसा था कि नारियल, रबड़ और चाय पत्ती ज़्यादा एक्सपोर्ट होता था श्रीलंका से, और वो निर्यात कम करते थे। दूसरा, डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स पे काम करना होता है, रोड बनाना पड़ता, ब्रिज बनाना पड़ता, एयरपोर्ट बनाने पड़ते, बंदरगाह बनाने पड़ते, और भी बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स। तो 1955 आते आते श्रीलंका का गवर्नमेंट को ये बात पता चल गया अच्छे से कि उनके ज़रिए ये काम नहीं होने वाला है। वो एक विफल गवर्नमेंट है। 1956 में रबर का प्राइस इंटरनेशनल मार्केट में घट गया। घटा ऐसा कि श्रीलंका का एक्सपोर्ट हो गया कम, इंपोर्ट हो गया ज़्यादा। एक्सपोर्ट होने लगा 40%, इंपोर्ट होने लगा 60%, जो कि एक बहुत बड़ा दर्दनाक सिचुएशन है एक देश के लिए। 1960s आते आते श्रीलंका को पता चला कि नहीं, ऐसा नहीं हो सकता एक देश के साथ। तो उन्होंने एक पार्लियामेंट्री कमेटी गठन किया जिसमें ये लोग सब देखेगा कि एक्सपोर्ट कैसे करना है, एग्रीकल्चर से कैसे इंडस्ट्रियल लैंड में कन्वर्ट करना है, इंपोर्ट को कम कैसे करना है, और भी बहुत सारा वेलफेयर स्कीम्स कैसे हैंडल करना है। तो जैसे ही पार्लियामेंट्री कमेटी गठन हुआ, उसके अगले 2-3 साल के अंदर गवर्नमेंट ही बदल गई। गवर्नमेंट अब बदली तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने पार्लियामेंट्री कमेटी को साइड में रख दिया बैठा के। बोले कि आप लोग बैठो यहाँ आराम से, बस देखो, महात्मा गांधी का 3 बंदर जैसा बैठे रहो, ना देखो, ना सुनो, ना बोलो, काम बस हम लोग करेंगे। पार्लियामेंट्री कमेटी भी क्या करती, बेचारे डर गए, बोले ठीक है चलिए आप लोग जो बोलते हैं वही करते हैं। 1970s आते आते सिचुएशंस कुछ यूँ हो गया कि एक देश का जितना भी पैसा आता था उसका 90% वेलफेयर स्कीम्स में खर्चा होने लगे। मतलब फ्री राशन, फ्री इलेक्ट्रिसिटी, फ्री पानी, हवाई सफ़र, फ्री में बस सफ़र, मतलब जितना भी फ्री का स्कीम सोच सकते हैं आप सोच लो, वो सब फ्री दिया गया। फ्री देने के बावजूद भी 5 साल, 6 साल, 8 साल सरकार घिस घिस कर चली, थोड़ा बहुत काम हुआ, थोड़ा बहुत काम नहीं हुआ, बवाल ज़्यादा हुआ, मारपीट बहुत, अशांति ज़्यादा फैला। 1980s आते आते गवर्नमेंट को पता चला नहीं, ऐसा काम करने से नहीं होगा, हम लोग को सच में काम करना पड़ेगा, डेवलपमेंट भी करना पड़ेगा, देश को आगे लेके जाना पड़ेगा। तो उन्होंने काम करना स्टार्ट किया, प्रोजेक्ट्स इंप्लीमेंट करना स्टार्ट किया, डेवलपमेंट पे काम करना स्टार्ट किया। बहुत सारे कंपनीज आए,
एग्रीमेंट भी साइन हो चुका था कि यहाँ 4-5 साल बाद कंपनीज आएंगे, यहाँ बैठेंगे, श्रीलंकन्स को नौकरी मिलेगा। 1983 में श्रीलंका के साथ ऐसा कुछ हुआ जो श्रीलंका का इतिहास बदल के रख दिया। सिविल वॉर, गृह युद्ध, हर किसी का एक दूसरे से मार हो रहा है, खाने के लिए मार हो रहा है, पानी के लिए मार हो रहा है, स्कूल जाने के लिए मार हो रहा है। नहीं, अगर कोई बोलता है हम स्कूल जाएंगे तो बोलता है नहीं, तुम स्कूल जाके क्या करेगा, तुम जाकर लड़ाई करो हमारे साथ, तुम आर्मी के अगेंस्ट लड़ो। तो देश में कुछ ऐसा कंडीशन हो गया था। सिविल वॉर चढ़ा 2005 तक। 2005 के बाद सरकार आई, सरकार सोच विचार की, सोच विचार करते करते हम्बनटोटा पोर्ट के बारे में विचार आया कि इसको डेवलप करते हैं। तो पैसा कहाँ से लाएं, सिविल वॉर हुआ है, पैसा का तंगी रहेगा, चलो अमेरिका के पास चलते हैं। श्रीलंका वाले ने अमेरिका के पास गया, अमेरिका को बोला कि हम्बनटोटा पोर्ट डेवलप करने का प्रोजेक्ट्स है, बहुत सारे कस्टमर्स आएंगे यहाँ से, उड़ाने भरेंगी प्लेन। तो अमेरिका ने क्या किया, एनालिस्ट को बुलाया, बैठाया, बोले कि अब देखिए कि कितना प्रोजेक्ट सक्सेसफुल होगा, सक्सेसफुल नहीं होगा। तो एनालिस्ट बताया नहीं, ये प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं होगा। तो अमेरिका बोला नहीं, हम आपको लोन नहीं दे सकते हैं। ठीक है, इंडिया के पास आया श्रीलंका, इंडिया भी वही एनालिस्ट बैठाया, एनालिस्ट बैठा के देखा कि क्या वायबिलिटी है प्रोजेक्ट का, नहीं है। तो इंडिया उसको समझाया अच्छे से, देखिए इस प्रोजेक्ट में खर्चा करके कोई फ़ायदा नहीं है, अब इसके ज़रिए कहीं और बना दीजिए जिसका वायबिलिटी अगर अच्छा होगा तो उस पर हम लोग इन्वेस्ट कर लेंगे। लेकिन श्रीलंका इस पर हार नहीं माना, उसका एटीट्यूड पे बात आ गया था उस गवर्नमेंट का, नहीं हमको बनाना है तो वही बनाना है। तो वो कहाँ चल गई, चाइना के पास। चाइना के पास जाना ही हो गया श्रीलंका का सबसे बड़ा गलती। ड्रैगन तो मुंह फाड़ के बैठी थी, बस घुसने का इंतज़ार था। तो चाइना ने ये प्रपोजल एक्सेप्ट कर लिया, ठीक है हम हम्बनटोटा पोर्ट को डेवलप करेंगे, लेकिन कुछ कंडीशंस है। क्या कंडीशंस है कि चाइनीज़ वर्कर्स ही वहाँ पर काम करेंगे, इंजीनियर्स भी चाइनीज़ होंगे, स्टील चाइना से आएगा, प्लेन चाइना से आएगा, जहाज चाइना से आएगा, तो पानी भी चाइना से लेके आ जाते। प्रधानमंत्री को वहाँ पर डुबो के मार देते तो आज श्रीलंका का ऐसा कंडीशन नहीं होता। वो तो चाइना का अपना जाल का बात है, वो तो जाल हर देश के लिए बिछा रहा है, जो भी छोटा छोटा देश है जो कि डेवलप नहीं कर पा रहा है, रोड बना दे रहा है, ब्रिज बना दे रहा है, उसके बाद फंसा ले रहा है, पैसा नहीं चुका पा रहा है। तो श्रीलंका को बोला अगर तुम पैसा 10 साल में नहीं चुका पाए तो हम तुम्हारा बंदरगाह को 99 साल के लिए लीज पे ले लेंगे, जो कि अभी वैसा ही कुछ है। हम्बनटोटा पोर्ट जो कि श्रीलंका में है, 99 ईयर्स के लिए चाइना के पास लीज में है, वो अभी चाइना उसको ऑपरेट कर रही है। 70 से 80% चल जाता था चाइना को पे करने के लिए, इंटरेस्ट अगर एडअप करूँ तो वो पूरा 100% हो जाता है, लेकिन हम प्रिंसिपल अमाउंट का बात कर रहे हैं। 70 से 80% प्रिंसिपल अमाउंट चल जाता था चाइना को पे करने के लिए, बचा क्या, श्रीलंका क्या करेगी। इसीलिए श्रीलंका कंडीशन आज कुछ ऐसा है। तो श्रीलंका पहुंच गई इंडिया के पास, बोली कि हमको मदद कीजिए, आप कैसे क्या मदद कर सकते हैं। इंडिया के पास आना श्रीलंका का एक मजबूरी है, क्योंकि श्रीलंका को अच्छे से पता है कि और कोई भी देश श्रीलंका को इस मुसीबत से बाहर नहीं निकाल सकता है, सिर्फ और सिर्फ इंडिया ही है जो इसको इस मुसीबत से बाहर निकाल सकती है। तो इंडिया कुछ साल पहले श्रीलंका के साथ एक डील फाइनलाइज किया। त्रिनकोमाली बोल के एक जगह है श्रीलंका में, वो एक ऑयल टैंकर का डिपो है। वर्ल्ड वार 2 के टाइम गल्फ कंट्रीज और एशियन कंट्रीज जो कंज्यूमर हुआ करते थे, तो गल्फ कंट्रीज तेल को वहाँ स्टोर करते थे ताकि एशियन कंट्रीज कंज्यूमर्स को वो तेल पहुँचाया जा सके। तो वो एक बहुत बड़ा स्ट्रेटेजिक लोकेशन है पूरे वर्ल्ड के लिए। वहाँ पर पार्टनरशिप के ज़रिए आईओसी, श्रीलंकन आईओसी, इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन जो कि श्रीलंका में एक सब्सिडियरी है, वो स्टेट रन कंपनी श्रीलंका की तेल की, दोनों मिल के वहाँ पर तेल को रखेंगे, स्ट्रेटेजिक रिजर्व करेंगे ताकि ज़रूरत पड़ने पर वो तेल को यूज़ किया जा सके। रिसेंट कंडीशंस की अगर बात किया जाए तो श्रीलंका की कंडीशंस कुछ अभी ऐसी है कि इस साल के एंड तक श्रीलंका को $7 बिलियन पे करना है आईएमएफ को, जो कि श्रीलंका को 17 से 18 बार बेल आउट कर चुकी है। मैं कभी और कोई वीडियो में आपको समझाऊंगा अच्छे से कि ये बेल आउट क्या होता है, कौन कौन सी देश बेल आउट का पैकेज को आईएमएफ से लेता है, बेल आउट होने से क्या होता है। अभी शॉर्ट में अब इतना समझिए कि जो बेल आउट पैकेज है, अगर आईएमएफ कोई देश को बेल आउट पैकेज सैंक्शन करती है
तो उस देश का कंट्रोल आईएमएफ के पास हो जाएगा। आईएमएफ जैसा बोलेगी उस देश को वैसा चलाना पड़ेगा। लेकिन श्रीलंका के पास फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व कितना बाकी है? 1 से 1.5 बिलियन डॉलर के आसपास, जो कि होना या ना होना एक ही बात है। तो इंडिया इसमें क्या अपना रोल अदा कर रही है? इंडिया श्रीलंका को 1.5 बिलियन डॉलर का फ्यूल, ग्रोसरी, चावल, दाल, आटा, सबका जितना भी है सबका क्रेडिट लाइन दिया है। 300 बिलियन डॉलर का करेंसी स्वैप हुआ है। श्रीलंका का करेंसी इंडिया का रुपया के साथ स्वैप किया गया है 300 बिलियन डॉलर का, और 500 मिलियन डॉलर का फ्यूल क्रेडिट लाइन दिया गया है। तो अगर कुल मिला ले तो आसपास 2 बिलियन डॉलर के आसपास इंडिया श्रीलंका को मदद किया है। लेकिन इससे भी श्रीलंका खुश नहीं है। श्रीलंका इंडिया से और 1 बिलियन डॉलर का क्रेडिट लाइन मांग रही है। इंडिया दे तो दे, लेकिन क्या श्रीलंका एज्योरिटी दे सकती है इंडिया को कि वो फ्यूचर में चाइना का कोई प्रोजेक्ट्स पे काम नहीं करेगी? और इंडिया किस भरोसे पर दे? क्योंकि हम्बनटोटा पोर्ट जो कि श्रीलंका में ही है, वहां पर चाइना ऑलरेडी है। वहाँ इन्फ्लुएंस भी बढ़ रहा है धीरे धीरे चाइना का, और चाइना वहाँ पर 99 ईयर्स के लिए है, उसके पहले उसको हटाया नहीं जा सकता है। ये सवाल इंडियन गवर्नमेंट के दिमाग में भी था कि कैसे क्या होगा, चाइना की इन्फ्लुएंस तो ऑलरेडी वहाँ पर है, हम लोग अपना इन्फ्लुएंस कैसे बढ़ाएंगे। तो 2-3 महीना पहले चाइना, जो कि नॉर्थर्न साइड में हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स में काम करने वाली थी श्रीलंका का मदद लेके, उन्होंने उस प्रोजेक्ट से विड्रॉ कर लिया है। तो जैसे ही चाइना ने विड्रॉ किया, इंडिया अपना मौके का फ़ायदा उठाया और वो घुस गया वहाँ पर। वो हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स बनाएंगे श्रीलंका का मदद से नॉर्थर्न साइड में। हाइड्रो पावर प्रोजेक्ट्स और ट्रिंकोमाली ऑयल रिजर्व्स, ये जो डील्स हुआ है श्रीलंका के साथ, ये स्ट्रेटेजिकली बहुत इंपॉर्टेंट डील्स है, क्योंकि हम लोग श्रीलंका को धीरे धीरे अब कवर अप करेंगे ताकि चाइना एक साइड पे ही रहे। क्योंकि अगर चाइना का इन्फ्लुएंस बढ़ता है तो इंडिया को भी इससे खतरा है, और इंडिया एक पीसफुल कंट्री है, वो हमेशा एग्रेसिव नहीं हो सकता है जैसे कि गलवान में हुआ था। कोई पोक किया था तभी जाके एग्रेसिव हुआ है, पहले से तो एग्रेसिवनेस नहीं दिखाता है इंडिया। मान लीजिए 7 बिलियन डॉलर का कर्जा श्रीलंका से मिट गया, उसके बाद श्रीलंका क्या करेगी? श्रीलंका के पास कोई ना तो अपना कुछ प्लान है, ना तो डेवलपमेंट प्लान है, ना तो इंफ्रास्ट्रक्चर प्लान है। मुझे लगता है इस देश को कोई और देश के अधीन आ जाना चाहिए, फिर रन करना चाहिए कुछ सालों तक। फिर जब लगे कि हम फिर से इंडिपेंडेंट हो सकते हैं तो उस देश को पैक्ट साइन करके उस देश को छोड़ देना चाहिए। और आप लोग समझ ही गए होंगे कि मैं किस देश की बात कर रहा हूँ, कि किस देश की छत्र छाया में श्रीलंका को आना चाहिए। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कीजिए, किसी को शेयर करने का मन करे तो शेयर कीजिए, कमेंट करके बताइए कि आपको वीडियो का कौन सा पार्ट अच्छा लगा। सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊँ सबसे पहले आपको मिले।